बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको गद्य का पाठ तीसरा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल का लिखा हुआ ये पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा दिया है। और आज मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ पेज नंबर 28 के बाद का हिस्सा, जो मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हों। अब इन्होंने कहा कि वास्तव में जो वहाँ की स्थिति थी पहाड़ों की, वो कैसी लग रही थी उसका वर्णन करते हुए इन्होंने बताया हुआ है कि जो बर्फ जमी थी वहाँ पर वो ऐसी लग रही थी ढलानों पर जैसे कोई चादर बिछा दिया हो, शीशे की चादर हो। इतनी फिसलन भरी, इतनी सुंदर, और उसमें जो बर्फ थी वो बहुत सख्त थी, कठोर थी और भुरभुरी भी थी, फिसलन भरी। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, तो सीधी सी बात है कि बर्फ काटने के इतनी जम जाती है कि चट्टानों की तरह हो जाती है, तो उसे काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने फावड़ों का इस्तेमाल करके उसे काटा, रास्ता बनाया। इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ रहा था कि जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मतलब पूरी ताकत से बर्फ को तोड़ने के लिए चट्टान की तरह हो गया था बर्फ जम के, तो बहुत ताकत लगाकर फावड़े को उसे तोड़ना पड़ रहा था, जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। यानी इतनी ताकत लगानी पड़ रही थी कि वो बहुत फावड़े से वो बर्फ कट जाए। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। अब ये तो सच है कि अगर बर्फ पर चढ़ना है तो वास्तव में हर कदम आपको बहुत सावधानी पूर्वक उठाना पड़ेगा। बचेंद्री पाल को उसके खतरनाक जगहों से थोड़ा तो वो अवगत हो चुकी थी। एक दो छोटे मोटे हादसे इस आरोही दल के साथ हो भी चुके थे। यहाँ तक कि अभियान जब शुरू नहीं हुआ था तभी कुछ लोग को चोट लगी, जिसमें 4 लोग घायल और 1 की मृत्यु हुई। फिर जलवायु अनुकूल नहीं थी तो रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। उसके बाद ग्लेशियर और चट्टान के फिसलने से बचेंद्री पाल खुद बर्फ में दफन हो गई थी और तंबू भी तहस नहस हो गया था। तो उनके अंदर ये छोटे मोटे हादसे देखकर ये तो पता था कि अगर जरा भी सावधानी हटी तो कोई भी चीज यहाँ हो सकती है, इसलिए वो अपने पाँव को जमा जमा कर उस स्थान पर रख रही थी। 2 घंटे से कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदूर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? अब अंगदूर जी ने चूँकि जाना था, वो तो रोजाना पहाड़ी क्षेत्रों में चलते फिरते उठते थे, तो उन्हें कोई कष्ट नहीं था। लेकिन जब थोड़ी दूर चलने पर वो पीछे मुड़े और उन्होंने मुझसे मतलब बचेंद्री पाल से कहा कि क्या थक गई हो? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। अंगदूर जी को लग रहा था कि जब उन्हें ऐसी थकान महसूस हो रही है तो बचेंद्री पाल को तो थकान हो रही होगी। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और आनंदित हुए। उन्होंने कहा, पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। अब उन्होंने कहा कि इससे पहले जो अभियान दल गया था, जिस स्थान पर बचेंद्री पाल और अंगदूर जी थे, उसी स्थान से शिखर पर पहुंचने में उस दल को 4 घंटे लगे थे। तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है वो थक गई हो तो कुछ देर विश्राम करके तब चढ़ेंगी।
लेकिन बचेंद्री पाल ने बड़े उत्साह से कह दिया नहीं। उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो आनंदित हुए, प्रसन्नचित्त हुए। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये जो हिम्मत की बात है कि पहले वाले दल ने इसी जगह से ऊपर तक जाने में 4 घंटे लगाए थे, और जिस तरह से चढ़ाई चढ़ी जा रही थी, यदि उसी तरह से चढ़ाई आगे भी चढ़ते रहे तो उनको लग रहा था कि दोपहर 1 बजते बजते वे शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसे उन्होंने अनुभव किया। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था, और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वो हमारे पास पहुंच गया। तब चलते चलते अगर कहीं पर थकावट होती थी तो कुछ दिन चट्टानों पर बैठ करके विश्राम करके आगे बढ़ते हैं। तो लहाटू पीछे पीछे आ रहा था, और अभियान दल में भी अगर 4 लोग 5 लोग 6 लोग होते हैं तो सब चढ़ते रहते हैं, कोई आगे कोई पीछे होता है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे की गति से बढ़ते रहते हैं। तो वह हमारे पास थोड़ी देर के बाद लहाटू जो था वो शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, तो वो भी पहुंच गए। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। अब रास्ते में खाते पीते कुछ थकान को कम करने, कुछ अंदर हिम्मत जगाने के लिए, चेतना बिल्कुल सही ढंग से काम करे, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी चाय पी, थोड़ी थकान कम हुई, और फिर उन्होंने आगे चलने की कोशिश की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अब चढ़ने का मतलब कि रस्सी, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए एक नायलॉन की रस्सी में एक कांटेदार त्रिभुज के आकार का हथियार तो नहीं कह सकते हैं, मतलब एक तरीके से पत्थरों में फंस जाने, बर्फ में फंस जाने लायक कांटे की तरह निकला हुआ 3 मुंह वाला, 3 पैरों वाला, उसमें नायलॉन की रस्सी को बांधकर जोर से नचाकर किसी पहाड़ी पर अटकाकर उसको टाइट कर देते हैं, और फिर पूरी ताकत से खींच कर देख लेते हैं कि हाँ वो वास्तव में कड़ा हो गया है, चढ़ने योग्य है। फिर उसके बाद उसी के सहारे पकड़ पकड़ कर वो चढ़ते हैं। तो लहाटू ने जो रस्सी लाई थी उससे उन्होंने ये व्यवस्था बनाई, और फिर बचेंद्री पाल और अंगदोर जी उसे पकड़ पकड़ कर चढ़ने लगे। जब लहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला, उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। अब देखिए, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को तो पता होता है कि वास्तव में हमें उस रास्ते को कैसे तय करना है। तो लहाटू ने जो रस्सी थी उसको संतुलन बनाने के लिए, सुरक्षा बनाने के लिए पकड़ रखा था, और उसी के सहारे अंगदोर जी और बचेंद्री पाल जो थे वो चढ़ रहे थे। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 मीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 मीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब उन्होंने ऑक्सीजन तो लेके चढ़ना ही पड़ेगा, पहाड़ी स्थानों पर जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे ऑक्सीजन उतनी कम होती है। तो 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा 2.5 लीटर अगर ऑक्सीजन लग रही तो मतलब बहुत कुछ हमारे भीतर की जो ऑक्सीजन है वो काम कर रही है। तो हमारे भीतर की जो ऑक्सीजन है वो काम कर रही, तो उन्हें 5 लीटर की जगह 2.5 लीटर में भी काम चल गया। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग
2.5 लीटर ऑक्सीजन के प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब वो 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से ऊंचाई के हिसाब से लेकर चढ़ रही थी कि उतना ही उनको खर्च लगेगा और उतने में उनको सुरक्षित भी रहेंगी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। अब देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपके भीतर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और जितना आप चढ़ेंगे उतना आपको अधिक ऑक्सीजन की जरूरत लगेगी। अब ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया, जो 2.5 लीटर जो ऑक्सीजन का लेवल था उसको बढ़ा के थोड़ा बढ़ाया गया, तो जब उनको अधिक ऑक्सीजन मिलने लगी तो उन्हें थकान कम होने लगी, उनको लगने लगा शरीर बहुत हल्का हो गया है, आसानी से चढ़ा जा सकता है, तो वो आसानी से चढ़ने लगी। तो उन्हें लगा कि ये चढ़ाई अब उतनी कठिन नहीं है, आसान लग रही है। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके और भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों तरफ उड़ रहे थे। अब उन्होंने देखा कि बर्फ के कण जो है चारों तरफ उड़ रहे हैं। ऊंचाई पर तेज हवा भी है और तेज हवा के चलते उन्होंने महसूस किया बर्फ चारों ओर उड़ रही थी, चूर की तरह बनी हुई, चूरे की तरह टुकड़े टुकड़े कणों में, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। दृश्यता मतलब देखने की, विजुअलिटी जिसको कहते हैं, देखने की क्षमता, देखने की जो क्षमता थी वो शून्य बिल्कुल। यानी जब बर्फ की चादर पूरे वातावरण में पूरी सफेदी से घेर लेगी तो दिखाई कहाँ देगा? दिखाई सिर्फ हमें क्या देगा, अपने 2-4 मीटर की दूरी पर तक की चीज़ें भले दिख जाए और उससे ज़्यादा दूर की चीज़ें जो है वो बिल्कुल नहीं दिखेंगी। तो ये कहा गया कि बिल्कुल दृश्यता जो थी शून्य तक आ गई थी। दृश्यता शून्य तक आ गई थी मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। जब थोड़ी दूर वो लोग चढ़ लिए तो उन्होंने क्या देखा कि केवल थोड़ी दूर बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। उन्हें लगा कि अब थोड़ा शायद आसान हो जाए। बहुत ऊंची चढ़ाई अब उन्हें नहीं मिल रही थी, तो ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। चढ़ाई नहीं थी, अब वो ढलान थी। अब पहाड़ी इलाकों में लगातार ऊपर चढ़ना हो ऐसा नहीं होता, कुछ ऊपर चढ़ेंगे, कुछ नीचे आएंगे, कुछ समतल भी हो सकता है, बराबर हो, कुछ देर हम पैदल चलेंगे, फिर उसके बाद चढ़ाई या ढलाई कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें भी लगा कि ऊपर नीचे करने में आसानी लग रही थी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया गया था और एकदम ढलान एकदम नीचे चला गया था। मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार पौधा की सफलता बहुत नज़दीक है। अब ढलान मतलब कहने का मतलब बचेंद्री पाल ने बहुत ऊंचाई को पार कर लिया था। उन्होंने चढ़ते समय ये तक नहीं सोचा था, एक बार भी उनके मन में ये नहीं आया कि अभी और कितना चढ़ना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी रास्ते पर निरंतर चलते रहते हैं और थक चुके होते हैं, उस स्थिति में अगर हमें बहुत थकान होती है और हमें ये पता लग जाए कि अभी कितना और चढ़ना है, तो संभवतः थकान और बढ़ती है कि अरे अब हम इतना चढ़ पाएंगे कि नहीं। उनके अंदर ये नहीं था, उनको तो बस था कि उन्हें उनका लक्ष्य दिखाई दे रहा था, एवरेस्ट की वो शिखर, चोटी और चढ़ने की गति। वो पीछे मुड़ के ना तो देख रही थी कि वो कितना रास्ता पार करके आई हैं, ना उनकी निगाह आगे की ओर थी कि वो कितना अभी और चढ़ेंगी। तो ये दोनों ही चीज उनके अंदर जो थी वो उनको देखने को मिल रहा था। तो जब ऊपर पहुंची तो अचानक उन्होंने देखा कि जब चढ़ान खत्म हो गई है और ऊंचाई अब सीधी ढलान है,
तो उन्हें लगा कि उनकी सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि वो अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ गई थी। और जो व्यक्ति इतनी हिम्मत और ताकत से पहली बार शिखर यात्रा पर निकला, और जब वो अपने लक्ष्य के पास पहुंचेगा तो ये सच बात है कि अचानक उसे लगेगा कि वो उसकी जो सांसें हैं वो कहीं आके थम गई हो बिल्कुल। विचार पौधा की सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। आप रेखांकित कर लीजिए, 23 मई 1984 को वो दोपहर में ठीक 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। कितने बड़े गर्व की बात है, कितनी हिम्मत की बात है कि 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर झंडे को फहरा दिया। तो उस समय आप अनुभव खुद भी कर सकते हैं कि बचेंद्री पाल को कैसा लग रहा होगा। बस ये समझ लीजिए, उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें जब मिल जाए तो हृदय की गति रुक जाती है। बचेंद्री पाल के अंदर की जो हिम्मत थी, जब उन्हें लगा कि लक्ष्य बिल्कुल सामने आ गया तो लगा उनकी सांसें रुक जाएंगी। ये होता है उत्साह, जो मनुष्य के भीतर इतना जोश भर देता है कि उसे अपना लक्ष्य जब सामने मिलता है तो लगता है अपने हृदय की गति रुक जाए, उससे पहले वो वहां पहुंच जाए। तो ये यहाँ पर कहा गया है। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ खड़े हो सके। कितनी अच्छी बात है। एवरेस्ट शंकु, शंकु का मतलब होता है बिल्कुल त्रिकोण की तरह। चिकनी ढाल मतलब चढ़ते चढ़ते जहाँ मेरा चोटी का जो एकदम सिरा आ जाएगा, तो सिरा के बाद तो फिर ढलान आती है। जब उन्होंने देखा कि अब तो चढ़ने की जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, समतल आएगा और या तो ढलान आएगी, तो उन्होंने देखा, फिर उन्हें लगा कि अब दो लोग तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने, इतनी जगह ही नहीं थी वहां पर, क्यों पहुंच सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अब चारों ओर लंबी सीधी ढलान, यानी हम बिल्कुल चोटी पर है। किसी भी पर्वत श्रृंखला को अगर हमें कागज पे बनाना होता है तो हम बिल्कुल इस आकार में बनाते। यही स्थिति वहाँ भी थी कि बचेंद्री पाल सीधे चलते 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 शिखर पर पहुँच गए। अब शिखर पर इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पर कई लोग पहुँच सके। उन्हें वहाँ अकेले ही रुकना था और उसके साथ साथ वो उनके अगल बगल जो थी वो ढलान थी। जरा सी सावधानी हट जाती तो कोई भी दुर्घटना वहाँ पहुँच के भी घट सकती थी। तो उन्होंने और किसी को कहने से पहले सुरक्षा की बात सोची कि सुरक्षा ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अब वो लक्ष्य के करीब पहुँच गई थी। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थित किया। अब उन्होंने उस चिकनी ढाल पर खड़े होने के लिए फावड़े से इस तरह से खोद के कुछ बर्फ निकाली कि उनका पांव उस जगह रुक सके, स्थिर हो सके, और उस शिखर पर पहुंचने का जो आनंद है कुछ क्षण के लिए वो उसे ले सके। तो फावड़े से उन्होंने वहाँ एक ऐसी जगह बनाई कि जहाँ पांव थम सके, ढलान न हो। फिर अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुरक्षित किया।
अब सुरक्षित करने के बाद अब उन्होंने ऐसा लगा कि जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण था वो उनका आ गया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो अपने बिल्कुल लक्ष्य के करीब पहुंच गई हैं। तो उन्होंने अपने आप को सुरक्षित किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई। अब देखिए, जो स्थान था वहां स्थान पे पहुंचकर वो क्या करती हैं, वहां पर घुटनों के बल बैठ जाती हैं। भगवान को धन्यवाद भी तो देना था। कहते हैं ना कि अगर हमें अपना सोचा हुआ लक्ष्य मिल जाता है तो दोनों हाथों से हाथ ऊपर करके ईश्वर को धन्यवाद देने की इच्छा जगती है। आप कभी खिलाड़ियों को देखिए, कभी जंग जीतने वालों को देखिए कि वो धरती को चूम लेते हैं, माथा रख करके, मस्तक रख करके धरती को चूम लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। उसी तरह उन्होंने घुटने के बल बैठ गई वो वहाँ, और उन्होंने इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। अब जब वहां बैठ गई घुटनों के बल, तो जैसे ईश्वर को नमन करने के लिए नतमस्तक होकर सर झुका करके, जैसे लोग मस्तक झुका करके नमन करते हैं, उन्होंने भी उस शिखर को माथा रखकर शिखर पर उसे चूमा उसे, कि उनके जीवन का जो ये लक्ष्य था वो बहुत बड़ा लक्ष्य था, जिस लक्ष्य के लिए उनके अंदर हिम्मत भी जग गई थी। तो ये भी अपने में एक आश्चर्य था। तो उन्होंने उस ईश्वर को भी धन्यवाद दिया, जिस ईश्वर की प्रेरणा से बचेंद्री पाल आज उस एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच करके खड़ी हो गई हैं। तो उन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। देखिए, ये ईश्वर की आस्था है। ईश्वर की आस्था इसको कहते हैं। लक्ष्य प्राप्ति में ईश्वर की सहभागिता कह सकते हैं कि वो चलते समय अपने साथ दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा लेके गई थी, और पूरे रास्ते वो उसे अपने साथ अपने कंधे पर लेके रखी, अपने झोले में रखी रहती थी। तो दुर्गा माँ का चित्र निकाली, हनुमान चालीसा निकाली। मैंने इनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा। फिर उसे उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक, इज्जत और सम्मान से भगवान को धन्यवाद देते हुए एक लाल कपड़े में लपेटा। लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की, और लपेट करके उन्होंने पूजा और अर्चना भी की। उन्होंने अपने समस्त देवी देवताओं को याद किया, धन्यवाद दिया ईश्वर को कि जिसकी सोच के बिना संभवतः वो इस शिखर पर आज न होती। तो उन्हें ये लगा कि ईश्वर को भी प्रणाम करके, धन्यवाद दे करके ही इस स्थान से वापसी की जाएगी। तो उन्होंने अपने थैले से चित्र और हनुमान चालीसा निकाली, लाल कपड़े में लपेटा, पूजा की, छोटी सी एक पूजा भी की, अर्चना की, पढ़ा उसे। फिर बर्फ में एक गड्ढा खोदा और अपनी याद के लिए अपने भगवान को उस एवरेस्ट शिखर के ऊपर स्थापित कर दिया कि हे ईश्वर, तुमने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, तो आप यहाँ विराजे, आप मेरा प्रमाण हैं। तो उन्होंने वहाँ गड्ढा खोद करके उसमें छोटी सी पूजा अर्चना करके बर्फ में उन्हें दबा दिया। आनंद के क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। अब देखिए, कहते हैं सबसे पहले ईश्वर को याद करने की बारी आती है, और ईश्वर को याद करने के बाद फिर अपने माता पिता याद आते हैं। उन्हें लगा कि काश आज अगर वो मेरे सामने होते तो मैं उनके भी चरण ऐसे ही चूम लेती, कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। ये बात अलग है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, किसी काम के लिए जिद करते हैं, तो किसी अनहोनी के डर से कभी कभी माता पिता ये कह देते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उसकी सफलता पर माता पिता को खुशी नहीं होगी,
कि मैंने तो मना किया था तुम चल दिए। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं था। तो उन्हें उसी क्षण अपने माता पिता की बहुत याद आती है कि जिनके भी चरण वो इसी शिखर यात्रा पर चूमना चाहती थी। तो उनका भी ध्यान उन्हें वो आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अब जिस रज्जु ने जो उनके साथ नेता, जो उनके गाइड गए थे अंगदोर जी, उन्हें लगा कि इनका भी इस आरोहण में बहुत बड़ा स्थान है। बहुत अच्छे से, यदि कहते हैं ना कि अच्छा गाइड अगर आपको मिल जाए तो आपका रास्ता बहुत आसानी से कट जाता है। अब अंगदोर जी के जो उत्साह था, उस उत्साह ने उन्हें इस तरह से रास्ता चलना सिखाया कि उन्हें लगा कि सबसे पहले वो उनके भी चरण चूम ले। और उन्होंने बड़े आदर भाव से उनके लिए चरण चूमने के लिए झुक गई। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। अब अंगदोर जी ने का ही प्रोत्साहन था कि जिसके कारण वो लक्ष्य तक पहुंच पाई। तो उन्हें लगा कि उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए ताकि उनकी प्रेरणा हर मौके पर उन्हें ऐसे ही मिलती रहे। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, यानी अंगदोर जी के प्रोत्साहन का ही नतीजा था कि बछेंद्री पाल जो बिल्कुल साधारण और सामान्य महिला थी, छोटे परिवार की थी और जिन्हें घर से अकेले पहाड़ों पर चढ़ने नहीं दिया जाता था, उनके 6 साल छोटे भाई को चढ़ने दिया जाता था, वो भला इस तरह का कार्य कैसे कर सकती हैं। तो ये सोच करके उन्हें लगा कि बहुत हिम्मत और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो अंगदोर जी के प्रोत्साहन के बिना संभवतः उन्हें लगता कि वो संभवतः सफल न होती। तो उन्होंने उनका भी नमन किया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। बिना ऑक्सीजन की उनकी दूसरी चढ़ाई थी, यानी अंगदोर जी इससे पहले भी आ चुके थे जिन्होंने इनका मार्ग निर्देशन किया, लेकिन बिना ऑक्सीजन के वो दूसरी चढ़ाई चढ़ गए थे। तो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र थे। तो बछेंद्री पाल ने भी कोई अवसर नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको सादर प्रणाम किया और साथ ही साथ धन्यवाद दिया उनकी सफलता पे कि मैंने तो पहली हिम्मत दिखाई, लेकिन आप तो बिना ऑक्सीजन के चढ़े, तो आपकी हिम्मत को तो प्रणाम करना चाहिए। तो बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदोर जी ने जब बधाई उन्होंने बता दी कि आप बिना ऑक्सीजन के चढ़े तो आप भी बधाई के पात्र हैं। तो बधाई सुनने के बाद वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने बछेंद्री पाल को गले से लगाया और इतने प्रेम पूर्वक, इतने प्रसन्नता पूर्वक उनके कानों में फुसफुसा कर कहा, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। कहने का मतलब तो बहुत अच्छी चढ़ाई की हो, जितने कम समय में तुम यहाँ शिखर पर पहुँच गई, संभवतः किसी और के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने उनको भी बहुत बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू किए और कुछ देर के बाद अन्य साथी भी धीरे धीरे पहुँचना शुरू किए। सबने वहाँ फ़ोटो वगैरह खींचा। उस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। उसके बाद लाहाटू ने कर्नल खुल्लर को ये बताया कि हम सब लोग चारों लोग पहुंच गए हैं। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया और फिर बछेंद्री पाल के हाथ में वॉकी टॉकी था।
कर्नल फुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। जब उन्होंने देखा कि हम चारों लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए और उनमें सबसे पहले पहुंचने वाली बचेंद्री पाल थी, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हारे माता पिता भी जो हैं वो बधाई के पात्र हैं, उनको भी बधाई मिलनी चाहिए। तो उन्होंने उन्हें भी बधाई दी। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कहने का मतलब तुमने एक रिकॉर्ड बनाया है, तुमने एक स्थान ग्रहण किया है, तो तुम्हें देश पर गर्व है, तुम्हारी जैसी महिला के लिए देश पे गर्व है। अब तुम अपनी पिछली दुनिया से पूरा बदल करके आगे आ गई हो और तुमने एक इतिहास रचा है, उस इतिहास के चलते तुम्हारा एक स्थान बन गया है। तो उन्होंने इसके लिए बधाई दिया और बचेंद्री पाल भी बहुत खुश थी, इसीलिए उन्होंने इस संस्मरण को लिखा। तो मैंने आपको अभी एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बचेंद्री पाल पाठ पढ़ाया, जो आज यहाँ पूर्ण हो गया है। अब इसके अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। आप मेरे साथ निरंतर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।